मेरा बेटा मेरे लिए एक नौकरानी लाया जो बहुत कम उम्र थी। वह हर वक्त एक बड़ी सी चादर ओढ़े रखती, मगर काम बहुत अच्छा करती थी। जब मेरी कमर में दर्द उठता तो वह नौकरानी मेरी इतनी अच्छी मालिश करती कि मुझे सुकून मिल जाता था। एक रात मेरा बेटा बोला, अम्मी, आपको सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बहुत दिनों से आप अस्पताल नहीं गई। तब मैंने बेटे को बताया, तेरी लाई हुई नौकरानी हर रात मेरी कमर की मालिश करके सोती है, जिससे मुझे बहुत आराम है। यह सुनकर बेटे का रंग फीका हो गया और वह भागता हुआ नौकरानी के पास गया और उसे घसीट कर लाया तो मेरी जान निकल गई। यह देखकर कि वह तो मेरा नाम जैस्मीन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और दो जवान बेटों की माँ भी हूँ। हम लोग शादी के बाद दिल्ली आ गए क्योंकि मेरे पति की नौकरी दिल्ली में थी। हमारे बस दो ही बेटे थे जिनकी परवरिश हमने बड़े नाज से की थी। मेरे पति का प्लान था कि अपने दोनों बेटों को विदेश में सेट करेंगे, मगर बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। और रह गया छोटा बेटा तो वह वैसे ही मनमौजी था, अपनी मर्जी करने वाला, तो वो किसी की भी नहीं सुनता था। इसलिए मेरे पति बाहर सऊदी चले गए। उन्हें कारोबार के सिलसिले में जाना था और उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैं और मेरा बड़ा बेटा घर पर ही रहते थे और छोटा बेटा आवारागर्दी करता रहता था। बड़ा बेटा घर से रोज़ यूनिवर्सिटी चला जाता था और शाम में अपने लिए कारोबार सेट करने की कोशिश करने में लगा हुआ था। मुझसे कहता था कि माँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी, पापा को मुझे बाहर बुला लेना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ही यहाँ छोटा-मोटा कारोबार शुरू कर लेता हूँ कि मैं आपसे दूर ना जा सकूँ। मैं बेटे की खुद से मोहब्बत देखकर खुश होती रहती थी। उन्हीं दिनों घर में अजीब-सी एक घटना हो गई। बड़ा बेटा छोटे को समझाता तो वह आगे ही लड़ना शुरू कर देता। उसे शुरू से ही यही लगता था कि मैं बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए वह उससे जलन महसूस करता था। आए दिन रोज़ के झगड़ों से तंग आकर एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा दिया, तो वह मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और वैसे भी मैंने शुरू से ही घर के सारे काम खुद किए थे और कोई काम वाली नहीं रखी थी। मगर जब बेटा काम के सिलसिले में ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, तो कहने लगा कि माँ, आप घर में एक नौकरानी रख लो। मैं हँसकर टाल देती थी कि अभी इतनी भी उम्र क्या हुई है कि घर के काम ना कर सकूं। मुझे लगता था कि मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मगर एक दिन किचन में पैर फिसल गया तो मैं गिर गई। कमर में चोट आई थी और मैं घर के काम करने के काबिल नहीं बची थी। मैं बिस्तर की होकर रह गई थी। मेरे बेटे को मेरी बहुत फिक्र थी। एक दिन वह मेरे लिए एक नौकरानी लाया जिसने बड़ी सी चादर में खुद को छुपा रखा था। कहने लगा, अम्मी, यह नौकरानी मेरे दोस्त के घर भी काम करती है। उसी ने मेरे कहने पर इसको यहाँ भेज दिया है। यहाँ अब से हमारे घर के सारे काम सँभाल लेगी। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा किया तुमने इसे लाकर। मैं भी सोच रही थी कि कोई कामवाली रख लूँ। मेरा बेटा कहने लगा, माँ, आपने कोई अपना पर्सनल काम इससे नहीं लेना है। यह नौकर लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपके सारे काम खुद कर लिया करूँगा और अस्पताल भी लेकर जाया करूँगा चेकअप करवाने के लिए। बल्कि आपके लिए एक नर्स मैंने हायर कर लिया है, जो आपको ड्रेसिंग करवाने यहाँ आया करेगी। मैं तो अपने बेटे की इस मोहब्बत पर निहाल ही हो गई थी। कितनी फ़िक्र थी उसे मेरी। जितना मेरा बड़ा बेटा मेरी फ़िक्र करता था, छोटे बेटे को इतनी फ़िक्र नहीं थी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जब भी उसे फ़ोन करती, उसका नंबर हमेशा बिज़ी ही जाता था। कभी-कभार उसके रवैया से मेरा दिल कट कर रह जाता था। नौकरानी के आने से घर में जैसे रौनक-सी आ गई थी। वह बहुत फुर्तीली थी, भाग-भाग कर सारे काम किया करती थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक नर्स का इंतज़ाम किया था, जो रोज़ मुझे ड्रेसिंग करवाने आती थी। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द था। उस दिन नर्स नहीं आई। मैंने बेटे को फ़ोन करके बुलाना चाहा, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। तकलीफ़ के मारे मेरी आँखों में आँसू आ गए। नौकरानी कमरे में चाय देने के लिए आई, तो मेरी हालत देखकर कहने लगी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। उसने इतनी अच्छी मालिश की कि मुझे बहुत सुकून मिला और बड़े अरसे के बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोई थी। उस नर्स के आने से मेरी सेहत पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही रूबीना ने मुझे मालिश की थी,
मेरी तबीयत एकदम अच्छी लगी। मालिश करने के बाद वह कहने लगी, मालकिन, अपने बेटे को हरगिज न बताइएगा कि मैं आपकी मालिश कर रही हूँ, वरना वह गुस्सा होंगे। मेरे बेटे को वैसे भी आजकल घर आने का वक्त कम ही मिल रहा था। वह अपने बिजनेस को वक्त दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसने भी नौकरानी से पर्सनल काम लेने से मना किया था, इसलिए मैंने उसे न बताया। अब जब भी मुझे कमर में दर्द होता, तो नौकरानी रुबीना भागकर आती और मेरी मालिश करती थी। बल्कि अब तो वह खुद ही रोज मेरे कहे बगैर मेरे कमरे में आती और मेरी ऐसी मालिश करती कि मुझे सुकून आ जाता। अब तो मुझे अस्पताल और दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं रही थी। इसी तरह से बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी और मैं तेज़ी से ठीक हो रही थी। और यह सारा कमाल उस नौकरानी रुबीना की मालिश करने का था। बड़े दिनों से बड़ा बेटा घर नहीं आया था और मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि उस दिन छोटा बेटा मिलने के लिए घर आया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मेरा हाल-चाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा। जाते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया हूँ। मैंने हैरानी से देखा, मगर क्यों? वह कहने लगा, अभी वजह नहीं बता सकता, मगर आप वादा करें कि आप उसको नहीं बताएँगी। पता नहीं उन दोनों भाइयों के दरमियान क्या मसला चल रहा था कि बड़ा बेटा भी उससे बात छुपाने को कहता और वह भी। ऐसा लग रहा था जैसे एक खामोशी जंग चल रही है दोनों के बीच। 2 दिन बाद बड़ा बेटा घर आया, तो उस वक़्त रूबीना मेरी मालिश कर रही थी। उसने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला, तो रूबीना को देखकर चौंक गया। कहने लगा, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" इससे पहले कि मेरे मुँह से निकलता कि मेरी मालिश कर रही है, वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, "साहब जी, कुछ नहीं कर रही थी। मैं बेगम साहिबा को कमर पर खुजली हो रही थी तो खुजला रही थी। मैंने महसूस किया कि नौकरानी रुबीना की बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया था। कहने लगा कि शुक्र है, मैं तो डर ही गया था कि कहीं इससे आप अपनी मालिश तो नहीं करवाती हो। मैंने कहा, बेटा, आखिर तुम्हें इस लड़की से क्या मसला है? अच्छी खासी बच्ची है, हर काम भाग-भाग कर और वक्त पर कर लेती है। और वह एक नर्स है, कामचोर। एक दिन आती है तो 2 दिन छुट्टी करती है। उसे रहने दो, अब ना बुलाना। वह कहने लगा, मुझे इस नौकरानी से भला क्या मसला होना है? मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि नौकरानी इतनी अच्छी मालिश नहीं कर सकती, जितनी कि एक ट्रेन्ड नर्स। यह ना हो आप इस नौकरानी से मालिश वगैरह करवाएँ और तजुर्बे के बगैर वह आपका कोई हिस्सा हिला दे। मैं बेटे की इस फ़िक्र पर मुस्कुरा दी। मैं अभी थोड़ा-सा ठीक हुई थी और मैं चाहती थी कि एक बार मुकम्मल ठीक हो जाऊँ, तो ही बेटे को सरप्राइज़ दूँ। कुछ दिनों में ही मैं चलने-फिरने लगी। रूबीना रोज़ रात को पूरा 1 घंटा मेरी मालिश करती और वर्जिश भी करवाती थी। बस मुझे एक तबस्सुम था कि वह हर वक़्त अपना चेहरा क्यों छुपाया रखती थी। उसके चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक दिन तो मैंने पूछ लिया कि रूबीना, पर्दा तो गैर मर्दों से किया जाता है, तुम मेरे सामने तो अपना नकाब खोल सकती हो। वह घबरा गई और कहने लगी, मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है। आप देख नहीं पाएँगी। उसकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि बेचारी के साथ ज़रूर कोई हादसा पेश आया होगा और चेहरा जल गया होगा। उस दिन के बाद से मैंने उसे चेहरा दिखाने पर इसरार नहीं किया। अगले दिन मेरा छोटा बेटा मिलने आया। जब वह जाने लगा, तो मैंने कहा, "तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अब बस कर दो, खत्म कर दो नाराज़गी।" कहने लगा, "अच्छा, मैं सोच लूँगा।" मैं उसे नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकती थी, तो खिड़की के पास जाकर देखा कि मेरा बेटा नौकरानी को कुछ दे रहा था। उसके जाने के बाद मैंने नौकरानी को बुलाया और पूछा, मेरा बेटा तुझसे क्या बात कर रहा था और उसने तुझे क्या दिया है? वह कहने लगी, वह मुझे आपका ख्याल रखने का कह रहे थे और जाते हुए कुछ पैसे दिए हैं, ताकि मैं दिल से आपकी खिदमत कर सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन न आया। दिल गवाही दे रहा था कि बात कुछ और ही है। सारी रात मैं बेचैन होकर सोती रही, मगर फिर खुद को समझाया कि इसने जो कहा है, उसके अलावा भला और क्या बात हो सकती है। बेटे को मेरी फ़िक्र होगी, इसीलिए रुबीना से ख़्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन बड़ा बेटा घर आया, तो मेरे कमरे में आकर कहने लगा कि माँ, आप सुबह तैयार हो जाना, मैं आपको अस्पताल लेकर चलूँगा। बड़े दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ था। मैं फ़िक्रमंद हो रहा था कि न जाने आपकी कमर का दर्द खत्म भी हुआ है या नहीं। मेरे मुँह से अचानक ही यह निकला।
अरे बेटा, कमर का दर्द तो कब का खत्म हो गया। तेरी लाई हुई नौकरानी मेरी कमर की रोज ऐसी मालिश करती रहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उठकर चल फिर सकती हूँ। इतना सुनते ही वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। मैं पछताने लगी कि क्यों बताया उसे। अब बेचारी रुबीना की शामत आ जाएगी। मेरा बेटा उसे घसीटते हुए कमरे से लाया और कहने लगा, बताओ कि तुम्हें यहाँ भेजा है किसने, किसकी साजिश से आई हो। जब अपना नवाब हटाया तो उसका चेहरा देखते ही मेरी जान निकल गई। वह तो मेरा ही खून थी, मेरी बहन की बेटी और मेरी सगी भांजी। मैं उसे देखकर दंग रह गई। तुम यहाँ? मेरा बेटा भी चौंक गया, कहने लगा, अम्मी देखा, आपकी बहन ही आपके साथ दगा कर रही है। अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया कि जाकर आपको तकलीफ पहुंचा दे। बदला लेने के लिए खाला ने ये रास्ता निकाला है। आपकी बहन ही आपकी दुश्मन बनी हुई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कुछ महीने पहले मेरी बहन ने नाजिया का रिश्ता मेरे बड़े बेटे के लिए मांगा था, मगर मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं चाहता था। वो रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ अम्मी के कहने पर नहीं, बल्कि आपके छोटे बेटे अब्बास के कहने पर आपका ख्याल रखने आई थी। उसने छोटे बेटे का नाम लिया तो अब तो मैं चौंक गई कि इसे लाया तो मेरा बड़ा बेटा था ना। मेरा बेटा कहने लगा, यह सब आपकी इस प्रॉपर्टी के लिए अवश्य मिले हुए हैं, जो नाना की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपकी बहन और आपका बेटा मिलकर साजिश कर रहे हैं। नाजिया भी गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, असली साजिश तो आप कर रहे हैं। अपनी माँ को बीमार करना चाहते हैं ताकि उनके हिस्से की सारी दौलत आप हथिया ले। वह दोनों लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, बस करो, तुम दोनों मेरे कमरे से जाओ, मेरे सर में दर्द होने लग गया है। बेटा कहने लगा, मैं रुक जाता हूँ, आपका सर दबाता हूँ माँ, मगर मैंने उसे भी जाने का कह कर कमरा लॉक कर दिया। दरअसल हम दो ही बहनें थे और अब अम्मी अब्बू की सारी जायदाद के हम ही वारिस थे। जब हम दोनों बहनें छोटे थे तभी अब्बू ने दिल्ली में प्लॉट ले लिया था, जिसके बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया गया और प्लॉट को भी हम भूल चुके थे। 2 महीने पहले ही पता चला कि जिस जगह प्लॉट है वहाँ एक बड़ी गवर्नमेंट मार्केट बनने वाली है और वहाँ चाहते हैं कि वहाँ हम अपनी जगह बेच दे। उसकी डिमांड शायद 1 करोड़ रुपए लगी थी और उसी वक्त हमें पता चला कि दादा ने एक और भी प्लॉट लिया था, वह भी 3 करोड़ का था। कम से कम 4 करोड़ की रकम हमें मिलने वाली थी। हम क्योंकि दो ही बहनें थे, इसलिए बराबर की रकम हमारे हिस्से में ही आती। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीमारी का इस सब से क्या चक्कर है। बड़ा बेटा भी इम्तिहान का ख्याल रखता था, छोटा भी लापरवाही कर जाता था, मगर मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी मेरे हिस्से की रकम तो मेरे दोनों बेटों में बराबर बँट जाती। इसमें भला मेरी बहन का क्या फ़ायदा हो सकता था? मगर फिर नाज़िया यहाँ क्यों थी? वह वैसे भी तो मेरी खिदमत करने आ सकती थी। फिर चेहरा ढककर और नौकरानी का भेष बनाकर आने की क्या ज़रूरत थी? यह सब बातें मुझे परेशान कर रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही। मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, मगर अब यह होगा कि मैं खुद से हर चीज़ का और हर बात का पता करूँगी। अगले दिन सुबह बेटा आया और कहने लगा, मम्मी मुझे माफ कर दे, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि नौकरानी के भेष में नाजिया होगी। मैंने कहा, आप सब कुछ छोड़ दो, इन बातों का कोई फायदा नहीं। कहने लगा, मैं आपको अस्पताल ले जाने आया हूँ। हम जाकर अस्पताल चेकअप करवाते हैं और मालूम करते हैं कि कहीं उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मैं उसके साथ अस्पताल चली गई। मैंने खुद डॉक्टर से सारी बात तफसील से की। उसने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है, बस कमर दर्द का मसला था। अगर आपकी मालिश न होती तो मुमकिन है कि आप बिस्तर से लग जाती, फालिज हो जाता, कुछ भी हो सकता था, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया। फिजियोथेरेपी से बात करने के बाद बेटा मुझे टेस्ट करवाने ले गया कि मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। टेस्ट के लिए खून का सैंपल देकर हम घर आ गए। घर आए तो मैंने देखा कि नाजिया अपना सामान बांध रही है। मैंने उससे कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, जब तक सच्चाई का पता नहीं हो जाता, यही रहोगी। वह रोते हुए पूछने लगी कि खाला, आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या? मैंने कहा, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, मगर मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मैंने उससे कहा कि अब्बास को भी यहाँ बुला लो
ताकि मैं उससे भी बात कर सकूं। अगले दिन मेरा बड़ा बेटा सलमान रिपोर्ट लेकर आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, अम्मी, डॉक्टर ने बताया है कि आपको खाने में कुछ दिया जा रहा है। इतने में नाजिया खाना लेकर आ गई। तुम ही खाना देती हो ना अम्मी को, जरूर तुमने ही कुछ मिलाया होगा खाने में। नाजिया रुआसी सी हो गई। कहने लगी, मैं क्यों भला खाला के साथ ऐसा करूंगी। मैं तो खाला का ख्याल रखने आई थी यहाँ। अगर आपको इतना ही शक है तो मैं खुद यहाँ खाना खा लेती हूँ। आप खाला को बाहर से मंगवा दे कुछ। उसने मेरे सामने बैठकर वह खाना खाया। अब तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं रही। मैंने बेटे की तरफ तंजिया निगाहों से देखा तो वह गुस्से से चला गया। मैंने उसी वक्त छोटे बेटे को फोन करके बुलाया। वह आया तो मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है, तुम घर क्यों नहीं रहते। कहने लगा, भाई ने मुझे निकाल दिया है घर से, मैं कैसे आ सकता हूँ। मैंने कहा, वह कौन होता है घर से निकालने वाला, यह मेरा घर है, तुम आओ फौरन वापस। वह कुछ कहते कहते रुक गया और फिर कहने लगा, अच्छा ये सब छोड़िए, अब आप खाला से मेरे लिए नाजिया का हाथ मांग ले, मैं इसे पसंद करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं करूंगी बात, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरे साथ तुम दोनों भाई मिलकर गेम कर रहे हो। ये सब करने की और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। मैं उसे काफी देर समझाती रही, वहां से हिलाता रहा और फिर चला गया। अगले दिन मैंने खिड़की से नाजिया को बाहर जाते देखा। मैं भी जल्दी से नीचे और उसके पीछे चल दी। घर से पैदल थोड़े फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें मेरा बेटा अब्बास बैठा हुआ था। वह गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी पीछे से आता रिक्शा जल्दी से रोका और उसका पीछा करने को कहा। यह सब क्या हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुकी तो देखा, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि यह तो वही जगह है, हमारे प्लॉट्स वाली। अब्बास किसी आदमी से बात कर रहा था। मैं घर वापस आ गई। मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि मेरा बड़ा बेटा सलमान आ गया। मेरे पैर दबाते हुए कहने लगा, अम्मी, आप खाला से बात करें, मेरे और नाजिया के रिश्ते के लिए। यह सुनकर मैं दंग रह गई। ये दोनों भाइयों को एकदम से नाजिया क्यों अच्छी लगने लगी थी। मैंने सलमान से पूछा, अब क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें तो नाजिया बहुत बुरी लगती थी, एकदम से अच्छी कैसे लगने लगी। मैं बताता हूँ, मेरे छोटे बेटे की आवाज आई। वह और नाजिया कमरे में दाखिल हो रहे थे। मम्मी, मैं आपको बताता हूँ कि भाई को अब नाजिया से क्यों शादी की जल्दी पड़ गई है। बल्कि सिर्फ यही क्यों, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तब शुरू होती है जब भाई ने यूनिवर्सिटी में गलत लड़की से मोहब्बत पाली थी, और गैर कानूनी काम यह भी, जो बहाना होता था पढ़ाई का, जिसके बहाने ये घर से बाहर रहता था, वो इसलिए कि इसका चक्कर इस लड़की से चल रहा था जो इसे पागल बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। जब खाला ने नाजिया का रिश्ता भेजा तो इसने इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि इसका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा था। मुझे इस बारे में पता चला तो यह मुझसे भी झगड़ने लगा। उस लड़की की फरमाइश थी कि तुम्हारे नाम तो कुछ नहीं है, अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हारे नाम कम से कम घर तो हो। इसने कागजात तैयार करवाकर, बहाने से आपसे साइन करवाकर यह घर अपने नाम करवा लिया है। कारोबार करने के बहाने यह सारा दिन उसी के साथ रहता है। उसी टाइम आपका पैर फिसल गया और आप गिर गई। यह एक नौकरानी लाया था कि वह आपको ठीक करने के बजाय आपको और बीमार बना दे। मैंने भेष बदलकर नाजिया को यहाँ भेज दिया ताकि आपका ख्याल रख सके। यह वह सारी दवाइयाँ फेंक देती जो भाई इसे देता था कि अम्मी के खाने में मिला देना, और आपकी मालिश भी करती थी। उस नर्स को भी इसने बस खाना पूरी के लिए रखा हुआ था ताकि यह आपकी नज़र में अच्छा बन सके। मैं और नाजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह बात इसे पता चल गई। अब जाहिर सी बात है कि नाजिया खाला की इकलौती औलाद है। यह सारी रकम नाजिया को ही मिलेगी। तो इसने सोचा कि नाजिया से शादी करेगा तो उसके हिस्से की रकम भी इसे मिल जाएगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस बेटे को मैंने सारी उम्र इम्पोर्टेंस दी, उसी ने यह सब किया कि माँ की ममता को ही भूल गया। दौलत के लालच में इतना कैसे गिर सकता था वह। मैंने नाजिया की शादी अब्बास से करवा दी और बड़े बेटे को उस लड़की के चंगुल से बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर उसको उसके बाप के पास भेज दिया। मेरे बेटे ने घर के कागज मुझे वापस कर दिए, मुझसे माफी मांगी। मेरी तबीयत गलत नहीं थी,
बस वह रास्ते से भटक गया था। मगर अब मैं खुश थी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।